हेलो। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आप देखेंगे न्यू एनसीईआरटी या ओल्ड एनसीईआरटी भी दोनों में ही जो चैप्टर फर्स्ट है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो ये चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th का फिजिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसकी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, आप जाके चेक कर सकते हैं। क्लास 10th का मैथ्स भी ऑन गोइंग है, उसकी भी क्लासेस काफी सारी अपलोड हो चुकी हैं, आप जाके देख सकते हैं। आज चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें हमें सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है वो हम एक ओवरव्यू कर लें जो हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, बिकॉज यही हमारा चैप्टर का नाम है कि रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, और केमिकल इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं और कैसे उसको बैलेंस करते हैं। क्योंकि आप केमिस्ट्री तभी समझेंगे जब आपको एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन समझ आ जाएगा। तो दिस चैप्टर इज द बेस ऑफ क्लास 10th एंड ऑल्सो फॉर हायर क्लासेस। अगर आप 11th और 12th में जब केमिस्ट्री देखेंगे तो आपको समझ में आएगा दिस इज द बेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप एनसीईआरटी अपनी देखें तो एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी हुई है एक्टिविटी 1.1, है ना। अगर एक्टिविटी 1.1 की हम बात करें तो उसमें सबसे पहले तो उन्होंने क्लियरली लिखा है कि आप उसको अपनी टीचर की प्रेजेंस में फॉर्म करेंगे। सबसे पहले लिखा है कि आप अपने टीचर की प्रेजेंस में ही परफॉर्म करेंगे, कोई भी स्टूडेंट डायरेक्टली इसको परफॉर्म नहीं करेगा। तो एक्टिविटी 1.1 में मेंशन किया गया है कि अगर आपने एक मैग्नीशियम का रिबन ले लिया, ठीक है, क्या लिया है, मैग्नीशियम रिबन, और उसको आपने टोंग से पकड़ा। टोंग इज टाइप ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट यूज इन केमिस्ट्री लैब, केमिस्ट्री लैब में यूज किया जाता है। ये होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, आप पिक में देखेंगे कुछ ऐसा सा है कि उससे आप पकड़ते हैं, लाइक जैसे समझ लीजिए एक हाँ, आप चिमटा भी समझ सकते हैं, चिमटे के टाइप का होता है, या फिर जैसे होल्डिंग चीज, होल्डिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं उस तरह का होता है। तो आपने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को लिया, डायरेक्टली हाथ से नहीं पकड़ना है, विद द हेल्प ऑफ टोंग आपको पकड़ना है। तो जब आपने उसको लिया और बर्न किया, क्या किया, बर्न किया, तो आप देखेंगे एक फ्लेम जनरेट होगी व्हाइट कलर की, है ना, व्हाइट कलर की फ्लेम जो है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम आपकी उसमें प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। और मुझे लगता है जो आपकी लैबोरेटरीज हैं वहां पे ये एक्टिविटी परफॉर्म कराई जाती होगी, तो आप वहां पे देखना कि डेजलिंग फ्लेम, डेजलिंग व्हाइट कलर की फ्लेम जो है वहां पे प्रोड्यूस होगी। और जो नीचे, जैसे कि ये आपका मैग्नीशियम रिबन है, ये आपने किसी भी टोंग की हेल्प से इसको होल्ड कर रखा है। अब जब ये बर्न हो रहा है तो इसमें डेजलिंग व्हाइट फ्लेम हो रही है, और नीचे इन्होंने एक कंटेनर रखा हुआ है। कंटेनर क्यों रखा हुआ है कि ये जो जल जल के है इसके एशेस यहाँ पे गिरते रहे, जो जल जल के इसके एशेस हैं वो यहाँ गिर के कलेक्ट होते रहे। तो आप देखेंगे ये जो कंटेनर है जो हमारा, उसमें एक छोटे छोटे एशेस, मतलब राख टाइप जमा हो गई है, और वो जो कलेक्ट हुआ है वो क्या है, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है वो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप देखते हैं कि ये जो मैग्नीशियम रिबन है, ये रिबन आपने जब बर्न किया तो ये कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है, तभी तो इसकी फॉर्म चेंज हो गई है। जो रिबन है उसकी फॉर्म चेंज हो गई है, और जो प्रोडक्ट है वो भी चेंज हो गया है। तो केमिकल रिएक्शन किसी भी चीज की प्रेजेंस में हो सकती है, वो चाहे लाइट हो, हीट हो, है ना, उसकी प्रेजेंस में हो सकती है। अगर आप नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में देखें तो जैसे कि आप रिस्पायर करते हैं, है ना, सांस लेते हैं, तो वो भी क्या है, एक तरह की केमिकल रिएक्शन है। अगर आप देखते हैं रूम टेम्परेचर पे या फिर किसी भी टेम्परेचर पे आपने कभी कभी दूध को छोड़ दिया, है ना, मिल्क आता है सबके घरों में, गर्मी बहुत ज्यादा है और आपने क्या किया, उसको रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ छोड़ दिया, फ्रिज में रखना आप उसे भूल गए, तो क्या देखेंगे कि वो जो मिल्क है वो खराब हो गया है, फट गया है ना, स्पॉइल हो चुका है। दिस इज बिकॉज ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हुई है उसमें, तभी जो मिल्क है वो हमारा खराब हो चुका है। ठीक है,
आपने देखा होगा जब घर पे आयरन का तवा यूज करते हैं, तवा या कढ़ाई है ना, आप यूटेंसिल्स में यूज करते हैं, अगर वो गीला रख दिया, सपोज करिए तवा आपने धोया, उस पे कुछ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स रह गई है ना, वाटर की ड्रॉपलेट रह गई है, तो आपने वो ऐसे ही रख दिया, तो आप देखेंगे उस पर रेड रेड कलर की एक लाइनिंग सी आ जाएगी, है ना, जिसे सब बोलते हैं क्या है ये, रोस्टिंग है ना, यानी कि जंक लग गया है इसमें। तो वो क्यों है, दिस इज बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जो आपका आयरन है, जब वो ऑक्सीजन के टच में आया, वाटर उस पर प्रेजेंट था, तो उसमें एक केमिकल रिएक्शन हुई, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से एक लेयर सी आ गई, या कहीं कहीं ड्रॉपलेट भी दिखते हैं रेड रेड से कलर के, है ना, जंक जिसे कहते हैं कि जंक लग गया है ना, जंक वो जो होता है, ठीक है। ऐसे ही आप देखते हैं फूड, फूड का जो पकना होता है, दिस इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन। आपने कोई भी फूड लिया, उसको पकाने के लिए रख दिया कुकर में, कढ़ाई में, तो वहां पे नीचे से हीट दी जा रही है ना, हीट दी जा रही है जिससे कि वो जो कच्चा फूड है वो पक जाए, तो दिस इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन। जाने अनजाने आपके चारों तरफ बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जो कुछ आपको पता है, कुछ आपने एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया है। आपके पेट में आपने खाना खाया, देखो खाना बनना भी केमिकल रिएक्शन था, फिर आपने जब उसको खाया, खा के जो उसका डाइजेशन हुआ इन योर स्टमक, दिस इज ऑल्सो एक केमिकल रिएक्शन। वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन का अगर आप फील्ड देखें तो बहुत बड़ा फील्ड है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक छोटी सी चीज है बस उसी में केमिकल रिएक्शन होगी। अराउंड यू फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, पेड़ जो लाइट से खाना बना रहे हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। आपके पेड़ स्टमक में जाके फूड का डाइजेशन हो रहा है, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो रहा है, डेट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। आप सांस ले रहे हैं, सोचिए अभी मैं बोल रही हूँ, स्टिल मैं सांस ले रही हूँ, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में चल रहा है। आप लोग कंटिन्यू सांस, सभी जो भी लिविंग बींग्स हैं वो रिस्पायर करते हैं, तो एक कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन उनके अंदर हो रहा है। तो इसलिए ये जो केमिकल रिएक्शन है ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब हमें ये समझना है हम इस केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, है ना। हमने ऑलरेडी मेंशन किया था कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन समझ आए, फिर कैसे हम उसे लिखेंगे और कैसे उसको बैलेंस करेंगे। अब अगर हम एक्टिविटी को ही आगे कंटिन्यू करें अपनी एनसीईआरटी की, तो मैग्नीशियम का हमने क्या लिया, रिबन लिया और उसको बर्न किया। बर्न किया है तो ऑब्वियसली हीट दी है ना, हीट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी हियर। तो हीट दी और उसको जब हमने बर्न किया तो वो एक ऐश में कन्वर्ट हो गया, और उसमें से एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम भी निकली, और वो जो ऐश थी, सॉरी, वो थी मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। तो अगर अब हम यहाँ पे देखें जो केमिकल रिएक्शन है वो कैसे हो सकती है, या तो क्या क्या उसकी फॉर्म हो सकती है। आपको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है, कैसे आप समझेंगे केमिकल रिएक्शंस। मैं जहां आर एक्शन लिखूंगी समझ जाना रिएक्शंस हैं, आर इंडिकेटेड, कैसे इंडिकेट होंगी ये आपको समझना है। इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग मेथड, बाय द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगे आपके सामने जिससे आपको पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर हम देखें तो एक सबसे पहला ऑब्जर्वेशन अगर नोट करें तो चेंज ऑफ स्टेट। अगर स्टेट चेंज होगी किसी भी चीज की, मान लीजिए कोई सॉलिड है वो लिक्विड हो जाता है, कोई लिक्विड है जैसे कि बर्फ, पानी है, पानी जम जाता है फ्रीजिंग पॉइंट पे, है ना, फ्रिज हो जाता है, तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, वो क्या हो गया, कैसा हो गया, वो लिक्विड में चेंज हो, वो सॉलिड हो गया, यानी कि उसकी स्टेट चेंज हो गई। ऐसे ही आप कैंपर लेते हैं, कैंपर यानी कि कपूर, है ना, जो कपूर होता है कैंपर, वो सबके घर में होगा, आपने देखा होगा। अगर आप उसको लेते हैं और बर्न करते हैं हीट में, तो उसमें से ऐसा होता है कि कुछ फ्लेम सी निकलती है ना, डायरेक्टली जो सॉलिड है वो किस में चेंज हो गया, गैस में। तो जो बर्निंग ऑफ कैंपर है वो भी क्या हो गया है, एक रिएक्शन है, बिकॉज स्टेट चेंज हो रही है। स्टेट का मतलब आप समझ रहे हैं कि या तो वो सॉलिड से क्या हो रहा है, लिक्विड हो रहा है, तीन स्टेट है ना। हाँ ठीक है, प्लाज्मा भी है, बट अभी हम तीन समझ रहे हैं। तो जो सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, या फिर लिक्विड से गैस हो रहा है, या फिर गैस से सॉलिड हो रहा है, कुछ भी, या फिर गैस से लिक्विड हो रहा है ना, या लिक्विड से गैस हो रहा है, तो ये जो चीजें हैं, ये जो चेंज ऑफ स्टेट है, दिस इज द बेसिक ऑब्जर्वेशन कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। अपने आप से तो किसी की भी स्टेट में चेंज नहीं आएगा। जब आपने देखा होगा दूध आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं, वैसे तो मिल्क लिक्विड होता है, बट वो रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं तो वो हार्ड हो जाता है ना, सॉलिड सी फॉर्म लेने लगता है, तो वो भी एक चेंज ऑफ स्टेट है। इसका मतलब आप समझ गए कि उसमें कोई ना कोई रिएक्शन हुई है। तो आप कैसे पता करेंगे, एक तो चेंज ऑफ स्टेट से करेंगे,
दूसरा होगा चेंज ऑफ कलर। कई बार जब रिएक्शन होती है तो कलर जो है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो चेंज अगर कलर का दिख रहा है तो दैट टू इंडिकेट्स कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक। फिर आप कैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर किसी भी चीज में गैस का इवोल्यूशन हुआ है, जैसे अभी आपने मैग्नीशियम रिबन बर्न किया था तो एक फ्लेम का इवोल्यूशन हुआ था, है ना, उससे आपको पता चला कि कोई ना कोई क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई है। या फिर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी, अगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो वो भी इंडिकेट करेगा क्या कि आपकी केमिकल रिएक्शन हुई है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि हाउ कैन यू इंडिकेट कि केमिकल रिएक्शन अकर्स, या हाउ कैन यू ऑब्जर्व अ केमिकल रिएक्शन अकरिंग, तो आप चार चीजें बता सकते हैं। नंबर वन है चेंज ऑफ स्टेट, फिर चेंज ऑफ कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। इन चीजों से आपको समझ में आ जाएगा केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर हम बात करें कि केमिकल रिएक्शन तो हो गई, ठीक है, अब उस रिएक्शन को जो आप लिखेंगे, है ना, केमिकल रिएक्शन को जब आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे, हमने कोई भी चीज बोल दी, देख ली, बट लिखना भी तो जरूरी है ना, एग्जाम में मार्क्स तो तभी मिलेंगे, ओरल एग्जाम तो नहीं है। तो जो लिखने का तरीका है या जो भी एक केमिकल रिएक्शन को हम लिखेंगे, स्टेटमेंट देंगे, वो होती है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अगर हम कोई स्टेटमेंट देंगे तो वो हमारी क्या होगी, केमिकल। अगर हम यहां से आपसे पूछें कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन, तो वो होगी अ केमिकल इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट एक तरह का स्टेटमेंट होता है यूज्ड इन केमिस्ट्री। किसमें यूज किया जाता है, केमिस्ट्री में यूज किया जाता है, टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। क्या रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस स्टेटमेंट का यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। जैसे कि अभी आपने देखा कि मैग्नीशियम रिबन की ही हम बात करें, मैग्नीशियम लिया, है ना, अगर हमने क्या लिया, मैग्नीशियम लिया, और मैग्नीशियम को हमने क्या किया, बर्न किया था, तो बर्न हमने किसकी प्रेजेंट में किया था, ऑक्सीजन, है ना। जब भी कोई चीज बर्न होगी तो वो किसकी प्रेजेंट में होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में। और उसने क्या फॉर्म किया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप देख रहे हैं ये एक केमिकल इक्वेशन रिएक्शन थी जिसको मैंने क्या किया है, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की फॉर्म में हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने बर्न किया और वो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्लियर है। तो ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। एक तरह से ये वर्ड इक्वेशन है। जैसे आप मैथमेटिक्स में भी देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम आती है कि उसने इतने बलून्स परचेज किए, इतने बलून्स उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, है ना, मतलब आपने सिंपल सी बात को एक लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट में लिखा, उसी तरह से ये भी वर्ड इक्वेशन की तरह होगी। अब अगर आप इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखें तो इधर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो पार्ट में इक्वेशन हमारी हो रही है ना। अगर मैं कलर चेंज कर लेती हूँ आपको समझने में इजी होगा। अगर हम इस पार्ट की बात करें तो ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और अगर हम इस पार्ट की बात करें तो ये है हमारी राइट हैंड साइड, है ना। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो पार्ट है इस इक्वेशन के। तो यहां से आपको एक चीज समझनी है कि जो सब्सटेंस होंगे वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। देखो, द सब्सटेंस, द सब्सटेंस, क्लियर है ना। येलो कलर आपको वो तो नहीं हो रहा, दिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अगर कुछ भी आपको डाउट आ रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है या मुझे कुछ भी चेंज करना है तो आप अपने रिव्यूज, अपने फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, है ना। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन में जो सब्सटेंट पार्ट लेते हैं उनको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, उसको सॉरी उसको बोलेंगे रिएक्टेंट। इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे उनको, रिएक्टेंट। यानी कि जो भी केमिकल सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस रिएक्शन में पार्ट लेंगे उनको बोलेंगे रिएक्टेंट। तो अगर हम यहां देखें तो यहाँ पे जो ये मैग्नीशियम और ऑक्साइड है ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, क्योंकि इन्होंने
केमिकल रिएक्शन में पार्ट लिया है दोनों ने। और जो हमारा फॉर्म होगा केमिकल रिएक्शन के बाद, जो हमारा रिजल्ट होगा या फिर जो फॉर्म होगा, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये प्रोडक्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? केमिकल प्रोडक्ट। इसकी भी मैं आपको डेफिनेशन नोट डाउन कर देती हूँ, बिकॉज एग्जाम में पूछ ली जाती है ना, तो आपके लिए इजी होगा समझना। तो प्रोडक्ट क्या होगा? द सब्सटेंस which are formed as a result of chemical reaction। केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड प्रोडक्ट। देखो ये आपका बेसिक है, इसके आगे आपको इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, रिएक्शंस, ये सब समझना है, फिर इनको कोई नहीं समझाएगा, इसलिए बेसिक क्लास आपको जरूरी है समझनी, तो आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्साइड तो रिएक्टेंट हो गए, और जो प्रोडक्ट बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्टेंट हो गए, और जो प्रोडक्ट बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड वो हमारा प्रोडक्ट हो गया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो आपके लेफ्ट हैंड पे है, और जो आपके राइट हैंड पे है वो आपकी राइट हैंड साइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, क्लियर है? तो अब बेटा यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है। यहाँ पे आपने अपनी प्रॉब्लम को वर्ड्स में लिख लिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट आप एक चीज समझिए, क्या आप हर रिएक्शन को, हर केमिकल रिएक्शन को ऐसे वर्ड्स में लिखते रहेंगे? या ऐसे इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज, मान लीजिए आयरन की ऑक्सीजन से हुई, फिर उसकी कैल्शियम से हो गई, या किसी और चीज से हो गई, तो आप इतनी लंबी लंबी वर्डिंग्स लिखते चले जाएंगे? ऐसे तो बहुत सारी जगह गिर जाएगी एक पेपर में, अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए तो आप तो लिखते रहेंगे। तो इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या हुआ कि हम ये जो आपके एलिमेंट्स हैं, सब्सटेंस हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट कर रहे हैं, हम उनके सिंबल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सिंबल। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा सबके सिंबल, जो आपकी मतलब हाइड्रोजन से शुरू किया होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। मैं आपके रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए बस ये लिख रही हूं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, सोडियम का Na होता है, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, ये हो गए, क्या है, सबके सिंबल है। ये हाइड्रोजन का हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन छूट गया, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये के जो है ये पोटेशियम का है, कंफ्यूज नहीं होना है, के किसका है? पोटेशियम का है, और ये जो Na है ये सोडियम का है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इन सिंबल्स का यूज करेंगे। इंस्टीड ऑफ राइटिंग द वर्ड हम क्या यूज करेंगे? सिंबल। सेम इक्वेशन लेके चल रहे हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां से देखिए मैग्नीशियम का क्या सिंबल है? Mg है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? Mg। और ऑक्सीजन का क्या सिंबल है? O। लेकिन जो ऑक्सीजन होती है वो O2 की फॉर्म में होती है, और ये क्या देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा? MgO। दिस इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आ गया? अगर कहीं भी आपको रिएक्शन लिखी हुई दिख रही है तो आप उसके सिंबल से उसके प्रोडक्ट्स को समझ लीजिए। ऐसा ना हो कि सिंबल ही याद नहीं है। जिन बच्चों को सिंबल नहीं याद हो रहा है, उसको नहीं याद है, वो एक बार 9th का रिवीजन करके आ सकते हैं। इसको बोलते हैं सिंबल इक्वेशन। अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है? सिंबल इक्वेशन। वो हमारी नॉर्मल इक्वेशन थी, ये है हमारी सिंबल इक्वेशन। अरे भाई हट जा, ठीक है, सिंबल इक्वेशन है। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल से आपको समझाएं, जिससे आपको समझने में और इजी हो जाएगा। अगर आप जिंक की लेंगे कि जिंक जो है वो किससे है, उसका रिएक्शन लेंगे कि जिंक हमारा हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्ट होगा, तो वो क्या फॉर्म करेगा? जैसे कि जिंक का सिंबल क्या है? Zn प्लस हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4, तो ये क्या देगा? ZnSO4, और प्लस H2, जो ये हाइड्रोजन गैस है
ये रिलीज हो जाएगी। और दिस गैस जब रिलीज हो रही है, हमने पढ़ा था ना कि ऑब्जर्वेशन कैसे होगा कि गैस का रिलीज होना, एब्जॉर्ब होना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो जब रिलीज हुई तो क्या हुआ, पता चल गया हमें कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो यहाँ पे हमने जिंक के लिए क्या यूज किया, Zn, हाइड्रोजन सल्फेट के लिए H2SO4, फिर जिंक सल्फेट जो बना ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 हमारी रिलीज हो गई। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, ये है रिएक्टेंट्स। क्या है ये, रिएक्टेंट्स। और ये जो बन रहा है ये है हमारे प्रोडक्ट्स। क्या है, प्रोडक्ट्स। क्लियर हो गया। इक्वेशन लिखने में किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि हमें इक्वेशन कैसे लिखनी है ना। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कहीं भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। जो बच्चे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आपके फ्रेंड्स हैं 10th में उनसे भी शेयर करें। 10th 9th या जिस भी क्लास में है उनके साथ शेयर करें, ताकि आपको पूरा सिलेबस आप इजीली हमारे चैनल से जुड़ के पूरा कर सकें। ठीक है, क्लियर हो गया है। तो आपने देख लिया सिंबल इक्वेशन क्या होती है, कि जब भी हम किसी इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, सिंबल इक्वेशन। अब इसके बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, और ये एग्जाम में आता ही आता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको क्या करना है, बैलेंस्ड करना है। बैलेंस का मतलब समझ रहे हैं कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर। बैलेंस का मतलब ही वही है ना, बराबर। जैसे कि अभी एक फर्स्ट इक्वेशन जो हम अब तक लेके चल रहे हैं ये थी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या है, कैसे हम इसे बैलेंस करेंगे, या भाई ये बैलेंस है या फिर नहीं है, ये हम कैसे बताएंगे। तो हम इसके लिए एक मेथड यूज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमें देखना है, हमें एक साइड लिखना है यहाँ पे कि कौन कौन से एलिमेंट, मैं इसका सॉल्यूशन ब्लू कलर से करूंगी जिससे आपको डाउट ना हो। एक इसको स्केलेटन मेथड भी बोलते हैं बेटे, ये जो बैलेंसिंग के लिए यूज किया जाता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन मतलब बोल देते हैं, जो उसको हम बैलेंस करने के बाद। ठीक है, और बैलेंस इक्वेशन किसको बोलेंगे और अनबैलेंस्ड इक्वेशन किसको बोलेंगे, ये हम अभी आपको बताएंगे। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक टेबल बनानी है, इसमें हमें लिखने हैं एलिमेंट्स, जो भी आपके एलिमेंट हैं। फिर नंबर ऑफ एटम्स लिखने हैं, किधर, इन रिएक्टेंट्स में। रिएक्टेंट्स पता है सबको कौन से हैं, और अगर रिएक्टेंट्स नहीं समझ में आए तो आप लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, और इधर लिखेंगे हम नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। कहां लिखेंगे, प्रोडक्ट में। या फिर आप बोल सकते हैं राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। ये इधर वाला रिएक्टेंट है। अब एलिमेंट इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, एलिमेंट की अगर हम बात करें तो कौन कौन से आ रहा है, Mg यानी कि मैग्नीशियम आ रहा है, और आ रहा है हमारा ऑक्सीजन। यही दो आ रहे हैं, है ना, मैग्नीशियम आ रहा है और ऑक्सीजन आ रहा है। अगर आप रिएक्टेंट, इधर की तरफ रिएक्टेंट में बात करेंगे तो Mg के, मैग्नीशियम के कितने एटम है, एक एटम है। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे देखो O2 है ना, तो कितने एटम है, दो एटम है। अगर आप इधर बात करें तो मैग्नीशियम के कितने एटम है, फिर से एक ही है। लेकिन ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन का भी एक है। इसका मतलब क्या है कि दोनों साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के, वो डिफरेंट है ना, सेम नहीं है। तो जब when number of atoms in reactants and product are different, then that equation is called unbalanced chemical equation. आई बात समझ में, क्लियर हुआ कुछ, कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग होंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। यहां पे आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के एटम तो दो हैं इधर लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में एक है। इसका मतलब दोनों तरफ इक्वल नहीं है, यानी कि ये इक्वेशन कैसी है, अनबैलेंस्ड है। अब हमारा टारगेट क्या है कि हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। अब बैलेंस कैसे होगा, है ना, क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है आपको बैलेंस तो करना है, लेकिन अब आप बैलेंस करेंगे कैसे, ये बताइए।
सोच के बताइए कि कैसे करेंगे। अगर आप इस साइड ऑक्सीजन, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के एटम कम है, अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम कर दें, तो अगर मान लो आपने यहाँ 2 लगा दिया, 2 लगा दिया, यानी कि ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2 हो गए। अब मैं देखूं, ये आपने जो किया है इसे मैं अलग कलर से लिखती हूँ। अब अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो ऑक्सीजन के तो 2 हो गए, लेकिन ये जो मैग्नीशियम है इसके भी तो 2 हो गए ना, ये तो फिर से अनबैलेंस्ड हो गई। यहाँ मैग्नीशियम का 1 है, यहाँ मैग्नीशियम के 2 हो गए, यानी कि ये तो फिर से अनबैलेंस्ड होगी। तो अब क्या अनबैलेंस्ड है, मैग्नीशियम। अब आप देखेंगे इधर, अगर मैं इस मैग्नीशियम के भी इधर 2 लगा दूं, क्या लगा दूं, 2 लगा दूं, तो देखो अब इधर क्या हो गया, मैग्नीशियम के भी 2 हो गए, ऑक्सीजन के तो कोई हमने डिस्टर्ब नहीं किया, ऑलरेडी 2 है, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए। इसका मतलब क्या है कि अब हमारी केमिकल रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। आई बात समझ में, केमिकल रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस। तो अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, 2Mg plus O2 will give 2MgO, ये इक्वेशन हमारी कैसी हो गई, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई है। और वो जो पहले वाली थी वो हमारी थी अनबैलेंस्ड। क्लियर आ गया समझ में। तो ऐसा नहीं है, आपको ये देखना है कि किसमें कहाँ क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको बैलेंस करना है। सबसे पहला काम है, जैसे ही आपको कोई रिएक्शन मिली है आप एक टेबल बनाइए, इस टेबल की हेल्प से आप अपने सारी चीजें नोट डाउन करिए, उससे आपको समझने में बहुत ज्यादा इजी होगा। अब जैसे आपकी एनसीईआरटी में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जो नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी है, मैं एनसीईआरटी ही ले रही हूँ, है ना, उससे आपको समझने में इजी होगा। तो एनसीईआरटी में आपकी नेक्स्ट इक्वेशन दे रखी है बैलेंस करने के लिए, ये Fe plus H2O will give Fe3O4 plus H2। ये इक्वेशन आपको दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 1.4 है, हाँ एनसीईआरटी में 1.4 इक्वेशन है ये। इससे इसको बोला गया है कि बैलेंस करिए। हमारा सबसे पहला क्या काम है, हमें सबसे पहले कलर चेंज करना है। ये तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ। सबसे पहले हमारा काम है कि एक टेबल फॉर्म करनी है, जिसमें हमने एलिमेंट लिखना है। यहाँ पे मैं लिख दूंगी नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट या फिर लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट या फिर राइट हैंड साइड। आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, है ना, कोई इशू नहीं। एलिमेंट्स देखो यहाँ पे कौन कौन से यूज हो रहे हैं, एक तो हो रहा है Fe, आयरन यूज हो रहा है, फिर हो रहा है H, है ना, हाइड्रोजन यूज है, और एक है ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन O। 3 एलिमेंट यहाँ पे, हाँ Fe आयरन के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो अब देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड Fe के कितने एटम है, Fe जो है इसका एक ही एटम है ना, और हाइड्रोजन के यहाँ पे देखिए कितने एटम है, 2, ये 2 आ रहा है ना, और ऑक्सीजन का भी एक ही एटम है। लेफ्ट साइड का केस पूरा हो गया। अब आते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे यहाँ पे आयरन के कितने एटम है, ये देखिए ये 3 बन रहा है ना, तो कितने एटम है, 3। और हाइड्रोजन के इधर देखिए, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। अब देखिए क्या ये एटम्स जो हैं दोनों साइड इक्वल हैं, नहीं है ना, हाँ सिर्फ एक हाइड्रोजन के इक्वल है। अगर आप सोचें कि किसी एक एटम के किसी एक एलिमेंट के एटम इक्वल होने से क्या वो इक्वेशन बैलेंस होगी, नहीं। इक्वेशन बैलेंस तभी होगी जब जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के एटम लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड इक्वल हो। किसी एक के इक्वल होने से नहीं काम चलेगा, आपको टोटल बैलेंस करना है। ऐसा थोड़ी है कि आप कोई तराजू लिए हुए हैं, आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं तो पूरा वेट करेंगे ना, कि जितना पूरा मेजरमेंट करना है पूरा इक्वल करना है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आयरन का एक एटम है, इधर 3 है, अगर मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो चलो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, 3 से मल्टीप्लाई हो गई 3 से। अब हाइड्रोजन को हमने नहीं छेड़ना है। अब केस आता है ऑक्सीजन का, इधर तो 1 है और इधर है 4, कितने हैं, 4। अगर मैं इसकी 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ऑक्सीजन इक्वल हो जाएंगे। तो चलो मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने 4 से मल्टीप्लाई करी तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन के तो इधर 8 एटम हो गए, कितने हो गए, 8 हो गए, और इधर रह गए 2। अब तो हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया जो अभी तक बैलेंस था। तो अब मैं क्या करूंगी, इधर 2 की 4 से, 2 तो हमारे पास पहले थे, 4 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये कितना आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, 4। तो अब देखो ये जो इक्वेशन है ये हमारी क्या बन के आती है, ये इक्वेशन बनती है हमारी 3Fe प्लस 4
4H2O will give, क्या दे रही है, Fe3O4 प्लस 4H2। ये बन गई है इक्वेशन। अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आयरन के कितने हैं लेफ्ट साइड में, मैं यहाँ लेफ्ट साइड लिख रही हूँ, यहाँ राइट साइड कितने हैं, 3 है। हाइड्रोजन के 8 हैं और ऑक्सीजन के 4 हैं। इधर देखेंगे आयरन के 3 है, ऑक्सीजन के, अच्छा ऑक्सीजन हमारा गड़बड़ हो गया, हाँ सॉरी ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन के 8 हैं और ऑक्सीजन के 4 हैं। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। तो जब ये दोनों इक्वल हो गई हैं तो ये जो हमारी इक्वेशन हो गई है, ये हो गई है बैलेंस्ड इक्वेशन। कैसी हो गई है, बैलेंस्ड इक्वेशन, क्योंकि इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट्स हैं उनके एटम बिल्कुल इक्वल हैं। क्लियर। अगर आप देखें ये टेबुलर फॉर्म बना के, अभी आप जब नया नया प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी एनसीईआरटी में भी ये टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो भी आप टेबल बनाकर ही क्लियर करेंगे। फिर अगर आप विद टाइम अभी आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको कोई नीड नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही टिप्स पे ही क्लियर कर देंगे। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने एक और इक्वेशन दी हुई है, उसको भी हम कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी को नहीं छोड़ सकते है ना, एनसीईआरटी को छोड़ना सही नहीं रहेगा। तो जो भी इसमें कई बार एग्जाम्स में जो होता है वही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो आपके एनसीईआरटी में होता है। जैसे कि आप देखेंगे क्वेश्चंस दिए गए हैं पेज नंबर 20, नहीं पेज नंबर तो इन्होंने मेंशन नहीं किया है। हाँ, आपके दिए गए हैं व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, ये आपको बताना है। क्योंकि जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करते हैं ना तो उसको क्लीन किया जाता है। क्यों क्लीन किया जाता है, क्योंकि वो एयर में एयर के जब कांटेक्ट में आता है मैग्नीशियम रिबन तो उसपे एक लेयर जम जाती है। उस लेयर को रिमूव करने के लिए, क्यों लेयर जमती है, क्योंकि वो एयर से रिएक्ट कर लेता है, उसको रिमूव करने के लिए पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन किया जाता है। फिर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, राइट बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 2 है एनसीईआरटी का, राइट बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो कैसा क्वेश्चन आया है, ये आप देखिए एनसीईआरटी में है ये। इसमें आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, उसमें इसमें जो फर्स्ट है ये दिया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। जिन बच्चों को सिंबल याद नहीं है वो सबसे पहले सिंबल लर्न करें, क्योंकि सिंबल से ही ये आपका केमिस्ट्री सॉल्व होगा। केमिस्ट्री की मिस्ट्री ही आप तब समझ पाएंगे जब आपको सारे एलिमेंट्स के सिंबल और एलिमेंट्स पता होंगे। तो इन्होंने दिया हुआ है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन विल गिव हाइड्रोजन क्लोराइड, ये इन्होंने इक्वेशन आपको दे दी है और आपसे क्या कहा है कि इसको बैलेंस करिए। अब देखो बैलेंस तो हम तभी करेंगे जब हमें सबसे पहले इसको सिंबॉलिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, सिंबॉलिक इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पे देखो मैंने सबके आपको सिंबल बताए हैं, तो हाइड्रोजन का H हो गया और क्लोरीन की बात करें तो Cl हो गया। हम यहाँ पे यही लिखेंगे, है ना, हाइड्रोजन यानी कि H2, क्योंकि हाइड्रोजन का सिंगल एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आपको अभी बाद में पता चलेगा क्यों। ये क्या हुआ H2 और क्लोरीन का हो गया Cl2। तो इन्होंने क्या बनाया, फॉर्म क्या हुआ, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। क्या बन गया है, HCl। अब अगर हम देखें कि ये बैलेंस है या नहीं है, तो एलिमेंट कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं। अब आप अपने आप पूरी डिटेल लिख सकते हैं, इतना मैंने समझा दिया है। अगर लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो हाइड्रोजन के 2 एटम है और क्लोरीन के भी 2 एटम है। लेकिन राइट हैंड साइड जब हम इस साइड देख रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन का भी एक है, क्लोरीन का भी एक है, ये इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, अनबैलेंस्ड है ना। इसको बैलेंस करने के लिए अगर मैं राइट हैंड साइड हाइड्रोजन की भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और क्लोरीन की भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इधर आप देखेंगे दोनों चीजें इधर भी 2 हो गई हैं, इधर भी 2 हो गई हैं, यानी कि बैलेंस हो गया। और 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने यहां लगा दिया 2। तो आपकी जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो बन गई है, ये क्या प्लस लगा दिया मैंने, आपकी बैलेंस इक्वेशन बन गई है H2 plus Cl2 will give 2HCl। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे दोनों सबके क्या है, नंबर ऑफ एटम्स बिल्कुल इक्वल है। नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है सोडियम प्लस वाटर, यहाँ पे दिया हुआ है सोडियम प्लस वाटर विल गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या दे रहा है, सोडियम
हाइड्रोक्साइड प्लस दो प्रोडक्ट बने हैं यहाँ पे प्लस हाइड्रोजन। सबसे पहला काम, इसको हमें सिंबॉलिक इक्वेशन में चेंज करना है। सोडियम का सिंबल Na ऑलरेडी बताया, वाटर क्या होता है H2O सबको पता है। अब ये जो प्रोडक्ट बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बना है NaOH। क्या बना है NaOH प्लस क्या निकल गया, हाइड्रोजन रिलीज हो गई। क्लियर है, ये आपकी सिंबॉलिक इक्वेशन बन गई है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एलिमेंट हमने लिखे, इधर लेफ्ट हैंड साइड और इधर राइट हैंड साइड के एटम्स हमें लिखने हैं। एलिमेंट कौन कौन है, सोडियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो सोडियम के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम है, 1 है। हाइड्रोजन के 2 है, इधर 2 है ना। ऑक्सीजन का भी क्या है, 1 है। अगर अब हम राइट हैंड साइड की बात करें तो सोडियम का यहाँ पे भी 1 है और हाइड्रोजन के अब आप काउंट करिए, मैं कलर चेंज करती हूँ। हाइड्रोजन के आप काउंट करिए कितने हो रहे हैं, 1 और 2 ये हैं, तो टोटल कितने हो गए हैं, 3 हो गए हैं। 3 हो गए और ऑक्सीजन का एक है 1। तो कौन सी चीज यहाँ पे डिसबैलेंस है, वो है हाइड्रोजन। एक साइड तो 2 है और दूसरी साइड कितने हैं, 3। तो अब हम इसको कैसे बैलेंस करें, 2 और 3 का चक्कर आ रहा है, तो हम इसको कैसे बैलेंस करें ये हमें समझना पड़ेगा। तो अब आपके लिए ये ट्रिकी है। अब समझिए, अगर मैं यहाँ पे इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर 2 से कर दूं तो क्या होगा। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, देखो ये भी तो आपके अलग अलग हो रहे हैं ना। जो हाइड्रोजन का है, एक यहाँ है और 2 यहाँ पे हैं, दोनों अलग अलग फॉर्म में हो रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं कि आप पूरी तरह मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वाला तो आपके साथ ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक 2 हाइड्रोजन इधर है, दोनों अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि इधर 3 हो रहे हैं, इधर 2 हो रहे हैं, इधर की तरफ कम है, कि यहाँ पे अगर मैं कर दूं किससे मल्टीप्लाई, 3 से, ठीक है। इधर हमें 3 से कर देती हूँ, तो कितने हो गए यहाँ पे हो गए 6 और इधर अभी कितने बचे हैं, इधर बचे 2 और 1 3 बचे हैं। तो अगर मैं इधर भी मुझे 6 करने हैं, लेकिन अभी कितने हैं, 3 है। तो अब अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 4 हो गए, और अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये कितने हो गए, 7 हो गए। तो ये तो ऐसे हमारी सॉल्व नहीं हो रही है केस। तो इसमें देखो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा रुक के कि मैं क्या करूं, ठीक है। ये आपको होल्ड करके सोचना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके देखो। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितने हो गए, हाइड्रोजन के हो गए 4, 2 और 2 4, 4 हो गए, है ना, 2 और 2 4। और यहाँ पे ऑक्सीजन के भी 2 हो गए, ऑक्सीजन के भी 2 हो गए। अब जब आपने मल्टीप्लाई करी, कलर चेंज करती हूँ, देखो मैं कलर चेंज करके आप समझेंगे। अब आप राइट हैंड साइड अगर देखेंगे तो अगर हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करी तो सोडियम के भी 2 हो गए हैं, ऑक्सीजन के कितने हो गए हैं, ऑक्सीजन के भी 2 हो गए हैं और हाइड्रोजन के हो गए हैं 4। कितने हो गए हैं, 4। अब इधर ये वाला तो अभी ट्रिक हमारी काम नहीं करी थी, तो 3 हमने हटा दिया। अब इधर बचता है, इधर अगर Na डिसबैलेंस हो गया तो इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये 4 हो गए हैं तो इसकी भी 2 से कर दो और इसकी भी 2 से कर दो, सबकी क्या कर दो, 2 से। तो देखो Na की भी हमने 2 से कर दी और H2 की भी और इसकी भी। तो अब आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई 2Na प्लस 2H2O विल गिव 2NaOH प्लस H2। अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो सोडियम के दोनों तरफ कितने हो गए हैं, 2 2 हो गए हैं, है ना। इधर भी 2 हैं और इधर भी 2 हैं। फिर आप देखेंगे हाइड्रोजन के इधर 4 हैं और इधर भी 2 ये हैं और 2 ये हैं, 4 हैं। फिर आप ऑक्सीजन की बात करेंगे, इधर 2 हैं, इधर 2 हैं और इधर भी 2 हैं। तो ये हमारी जो इक्वेशन हो गई, ये कैसी हो गई है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसी हो गई है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इन्होंने एक और दी हुई है जो बीच में मेरी मिस हो गई थी,